और चलिए रुक करते अगली खबर का। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। अजीत पवार लोगों के नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अजीत जी के इस तरीके से चले जाना, उनके निधन बेहद ही दुख की घड़ी है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने इसे बड़ी क्षति बताते हुए कहा है कि उनका इस तरीके से निधन हो जाना एक बड़ी क्षति है। तो बारामती ये हादसा जिसमें अजीत पवार का निधन हुआ है। बिल्कुल पंकज, और देखिए दुखद खबर आज सुबह सामने आई है, जहां पर आज सुबह प्लेन क्रैश में एनसीपी नेता अजीत पवार की जान चली गई। ये भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती के लिए निकले थे और तभी लैंड करते समय विमान क्रैश हुआ और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरे विमान में आग लग गई। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मौत हुई है पंकज। और देखिए आज सुबह के लिए सबसे ज्यादा भयावह खबर है, और जहां अभी बजट की बात हम कर रहे हैं, जहां अभी अर्थव्यवस्था बदलाव की बात हो रही है, और इसी बीच आज सुबह सुबह पंकज ये बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। अजीत पवार के विमान क्रैश के बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश की राजनीति में गलियारों में भी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अजीत पवार की मृत्यु में राज्य में काफी ज्यादा शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है पंकज। और देखिए जिस तरह से बात महाराष्ट्र विकास को लेकर के कर ली जाए या फिर अजीत पवार की बात कर ली जाए, अजीत पवार दिग्गज नेताओं में शुमार थे। उनके प्लेन क्रैश के बाद से पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त वहां उनको देखने के लिए उनकी अंतिम विदाई में जो है काफी तादाद में उनके चाहने वाले पहुंचते नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच देखिए 5 बार डिप्टी सीएम हो रहे हैं। इसके अलावा भी ग्राउंड जीरो से उठ करके जो सफर उन्होंने तय की, महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़े बदलाव उन्होंने किए हैं, वो कोई नहीं भुला सकता है पंकज। और अजीत पवार के विमान क्रैश की बात सुनते ही और लैंडिंग के दौरान जो एक क्रैश हुआ, हालांकि सभी के द्वारा ये मानना था कि हो सके कि खबर झूठी हो, लेकिन काफी ज्यादा दुख के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि ये झूठ नहीं है और ये बहुत दुखद खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है पंकज। बिल्कुल। और देखिए सीमा, जिस तरीके से खबर सामने आई उसके बाद से लगातार शोक की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से ये 13 साल में 5 बार वो डेप्यूटी सीएम रहे हैं, 2 जुलाई 2023 की बात करें तो वर्तमान यानी कि जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार में, वो जिस तरीके से डेप्यूटी सीएम रहे। और देखिए सीमा, अभी आप जिस तरीके से जिक्र कर रही थी कि 5 बार के डेप्यूटी सीएम रहे, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया। एनसीपी को लेकर भी हमने देखा था। हालांकि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, 1982 में राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि पहला कदम उनका राजनीति में 1982 में पड़ा था। उसके बाद से लगातार जीत हासिल करते आए हैं। अजीत पवार अपने आप में कद्दावर नेता रहे हैं। 20 वर्ष में राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, और हालांकि देखिए 18 वर्ष से शुरू हो जाती है सीमा कि आप अपने वोट का अधिकार जो आपको मिल जाता है, और 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड पर भी अगर जाए तो राजनीति से जुड़ा हुआ है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ। बिल्कुल पंकज, और ये आप ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रही हैं, हम भी दर्शकों को बता दें, अजीत पवार का विमान गिरा है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त ये भीषण हादसा हुआ है, जिसकी एक तस्वीरें दर्शक देख भी सकते हैं। विमान का मलबा जो है वो बिखरा और बारामती के पास ये भयानक भीषण हादसा हुआ है, जहां विमान में 5 लोग सवार थे। वो 5 लोग कौन कौन थे वो भी हम बता दें। अजीत पवार उस विमान में उन 5 लोगों में शुमार थे। 2 क्रू मेंबर के होने की बात सामने आ रही है पंकज, जो कि काफी ज्यादा दुखद ये खबर सामने आ रही है। दर्शकों को हम अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है, विमान हादसे की तस्वीरें देखने को मिल रही है पंकज, जो कि बेहद ही दुखद तस्वीरें जो हैं इस वक्त नजर आई हैं। 13 साल में 5 बार वो डिप्टी सीएम रहे हैं। 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक जो है वो सत्ता में रहे, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री उस वक्त पृथ्वीराज चौहान थे। और उसके बाद एक करके एक पंकज देखिए लगातार तस्वीरें नजर आती हैं, उनके कामों की बात अक्सर हम करते नजर आ रहे हैं पंकज। बिल्कुल सीमा, और देखिए इस बात का बिल्कुल आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि आखिरकार अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में वो बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया है। विधायक हो रहे हैं 1995 से, अगर मैं बात करूँ तो सीमा अभी तक वो विधायक रहे, लगातार उस सीट से वो जीतते हुए नजर आए हैं। उनका गृह क्षेत्र भी रहा है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि काफी लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय रहे थे, उस समय की भी अगर बात करें सीमा, जिस समय पर शरद पवार के साथ में उनका जो विवाद रहा था, वो तस्वीर भी हमने देखी थी, मतलब थोड़े समय पहले, कि जब पूरा
परिवार एक साथ नजर आया, उनके दोनों बेटे, सुप्रिया भी उनके साथ में मौजूद थी, शरद पवार भी थे, उनकी पत्नी भी थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि एनसीपी हो सकता है। और इस बीच देखिए पंकज, एक जानकारी उनके द्वारा उनके सामने आती है, अक्सर देखने को मिला है, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी आयोजन हो, वो इतने पंक्चुअल हमेशा से रहे अपने समय को लेकर के कि समय से ही उस जगह पर वो पहुंचे मिलेंगे, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन अजीत पवार अपने समय से अपनी जगह पर हमेशा वो मिलते हैं। और ये सब तो खूबियां होती हैं, ये जरूर लोग याद करते हैं, उनके चाहने वाले इन खूबियों को याद करते हैं। आम जनता से सीधा संपर्क साधना, अगर चुनाव चाहे कोई भी हो पंकज, छोटे से छोटे चुनाव में वो पहुंचते नजर आते थे, आम जनता से बात करते नजर आते हैं, उनसे उनकी जो समस्याएं हैं वो जानते वो नजर आते हैं। राजनीतिक सफर कैसा रहा है वो भी अगर हम ध्यान दें, 1982 में राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, 20 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत वो करते हैं पंकज। एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वो बनते हैं, 16 साल तक इस पद पर वो बने रहे और 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए वो चुने गए। अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट उन्होंने छोड़ दी और उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी वो चुने गए पंकज। और उसके बाद ही राजनीतिक सफर, जरा आप जानकारी दें पंकज। बिल्कुल, और देखिए सीमा, 1992 और 93 की बात करें तो कृषि और बिजली राज्य मंत्री वो बने। साल 1995 की बात करें, 99, 2004, 2009, 2014 से लगातार वो जीतते रहे हैं। बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लगातार जीतते रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र भी है ये सीमा। लेकिन अब भी जिस बात का जिक्र हम दोनों ही कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा, 1982 से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। ऐसे में लगातार और एक उठापटक उनकी रही। अभी इससे थोड़ी देर पहले मेरे साथ में उन्हीं की पार्टी के एक नेता जुड़े थे, उन्होंने भी साझा किया किस तरीके से वो काम करते थे। एक छोटे छोटे से कार्यकर्ता से भी वो मिलते थे, यानी कि वो जमीनी नेता थे और जानते थे कि राजनीति में हर एक कार्यकर्ता का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं सीमा, एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो आखिरकार देखिए उनका राजनीतिक सफर ये किस तरीके से, हालांकि ऐसा नहीं होता, किसी का भी राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं होता। 1991 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 16 साल तक इसी पद पर वो रहे। 1991 की अगर बात करें तो बारामती से उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर की अगर बात करें तो अलग अलग देखिए मुख्यमंत्री के साथ में बतौर डेप्यूटी सीएम उन्होंने काम भी किया। बिल्कुल पंकज, और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी उनकी रही है, महाराष्ट्र की राजनीति आसान नहीं रही है पंकज। और ऐसे समय पर जब महाराष्ट्र की राजनीति आसान नहीं रही है और अपनी पद वो बनाए रहे हैं, हमेशा से हर पार्टी में वो रहे हैं, कांग्रेस की बात कर ली जाए, शिवसेना की बात कर ली जाए, उसकी पार्टी की बात कर ली जाए, हर एक पार्टी में हर एक नेता के साथ उनके संपर्क रहे। इसी बीच हमारे साथ मेहमान भी बने हुए पंकज, जरा उनसे मुखातिब करवा दे। ब्रजमोहन पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और सुभाष गोयल एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुभाष जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। जिस तरह ये प्लेन क्रैश हुआ है, माना जाता है कि कोई भी यात्रा से पहले विमान की पूरी चेकिंग होती है, हर एक चीज चेक किया जाता है, उसके बाद यात्रा की शुरुआत की जाती है। तो इस तरह से कैसे प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है, कम विजिबिलिटी की बात की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो लेयर जेट प्लेन है, ये प्राइवेट जेट्स के अंदर मोस्ट सेफेस्ट प्लेन है। ये ट्विन इंजन प्लेन है और इसके बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जैसे आपने कहा कि हर प्लेन का एक एक पुर्जा चेक होता है बिफोर ग्रीन सिग्नल, और खासकर वीआईपी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चेकिंग होती है। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि लेयर जेट ट्विन इंजन प्लेन क्रैश कर गया। और क्रैश के जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से तो टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, पर जब तक डीजीसीए की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं आती हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 3-4 कारण होते हैं क्रैश के। पहला टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, दूसरा पायलट एरर भी हो सकता है, तीसरा बर्ड हिट भी हो सकता है, और चौथा विजिबिलिटी भी ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें हो सकती है। लैंडिंग गियर की वजह से भी कई बार
ना खुलना हो, ये तो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल सुभाष जी, और वापस आपके पास में लौटेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, क्योंकि इस तरीके से चले जाना अजित पवार का, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं, क्योंकि मौजूदा डेप्यूटी सीएम वो थे, ऐसे में बहुत बड़ी क्षति राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए, अब अगर क्योंकि आप एक काफी लंबे समय से आप भी जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, ऐसे में जब इस तरीके से डेप्यूटी सीएम का पद, दूसरी तरफ एनसीपी की जो पार्टी, दोनों में किस तरीके से अब यहां पर आप उसको देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगी दोनों की तरफ से राजनीति? ब्रजमोहन जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो। जी जी जी, आपके नमस्ते नमस्ते। देखिए, अभी दुर्घटना हुई है, इसके तुरंत बाद राजनीतिक क्या परिदृश्य सामने आने वाले हैं, थोड़ा कहना कठिन है, लेकिन निश्चित तौर से अजीत पवार के निधन का महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता थे, और एनसीपी के जब शरद पवार ने गठन किया था और कांग्रेस से बगावत करने के बाद जब एनसीपी का गठन हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि पिलर शरद पवार थे, लेकिन इसको बढ़ाने में और इस मुकाम तक लाने में अजीत पवार का बड़ा ही योगदान है, क्योंकि बहुत ही कर्मठ आदमी थे। अभी आपने बताया कि वो पंचुअल थे, ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है। उन्होंने अजीत पवार राजनीति में सिर्फ पार्टी के लिए जीते थे, और सरकार में तो सरकार के लिए जीते थे। उनके पास कोई उनका अपना खुद दूसरा कोई शौक नहीं था। उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन खुद का मानना रहता था कि अजीत पवार ने यदि 9 बजे का टाइम दिया तो 9 बजे ही ऑफिस पहुंचते थे। कहीं भी कोई प्रोग्राम तय किया तो फिर फाइनल पहुंचते थे। थोड़ा रोक टोक बोलने की आदत थी उनकी, यस यस और नो, काम होना है तो होना है और नहीं होना तो नहीं होना है। प्रशासन पर भी इनकी बहुत पकड़ मजबूत थी कि अधिकारी भी इनसे डरते थे, क्योंकि वो विषय को जानकारी इनके पास बहुत थी, ग्राउंड रिपोर्ट रहती थी कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। और ब्रजमोहन जी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनकी राजनीति की शुरुआत जिसकी बहुत आम सी जगह से और बहुत सोच समझ के एक एक कदम उन्होंने रखा, ऐसे में ब्रजमोहन जी महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे नेता रहे हैं, शरद पवार भी उनसे पूछ करके ही वो पार्टी से अलग हुए थे। कहा माना जाता है कि कांग्रेस से अलग होने से पहले उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या करना चाहिए अजीत हमें, और वो ढाढ़स की तरह उनको आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे। तो इतने कद्दावर नेता का जाना इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार पर, महाराष्ट्र की जनता पर कितना गहरा शेक? निश्चित तौर से महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। एक बात जरूर है कि मैं कह सकता हूं कि जो एनसीपी पार्टी है उसके सामने एक नेतृत्व का बड़ा संकट आएगा, क्योंकि शरद पवार की भी उम्र 84 हो गई है। अभी जितने लोग उनके साथ छोड़ के गए, उसमें छोड़ने का एक वजह ये भी था कि उनको लगता था कि यदि हमारा राजनीतिक भविष्य लंबा है और शरद पवार की राजनीतिक आयु बहुत कम है, ऐसे में इनके साथ रह करके अपने राजनीतिक भविष्य को सिक्योर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से लोगों ने अजीत पवार के साथ जाना पसंद किया, और आपने देखा कि लोकसभा में तो सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन विधानसभा में पार्टी ने अच्छी सफलता पाई। उसके बाद नगर पालिका के चुनाव, उसमें भी अच्छा हुआ। अभी महानगर पालिका के चुनाव हुआ, उसमें थोड़ा सा सेटबैक लगा। पार्टियां दोनों इसी वजह से दोनों पार्टियां मिल करके लड़ने का फैसला किया था, पुणे और पिंपरी चिंचवड और कुछ सोलापुर में, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। अभी महाराष्ट्र के 12 जिलों में जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही थी, शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी। इस बीच ये दुर्घटना हो गई। 6 तारीख को चुनाव है। अब देखते हैं कि आज आगे की राजनीति कैसे होती है, एनसीपी का लीडर कौन होता है, दोनों पार्टियां मर्ज होती हैं, या कि एनसीपी का कोई नया नेता ऊपर के सामने आता है, नेतृत्व करता है। अब ये भविष्य की चीजें हैं, अभी बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, वापस आपके पास में लौटेंगे, सुभाष जी के पास में चलते हैं। सुभाष जी, अब आगे, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, अब आगे जांच किस तरीके से इसमें चलेगी, क्योंकि वो एक डेप्यूटी सीएम थे, और ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मेरी सहयोगी सीमा भी कह रही थी कि जब किसी भी राजनेता का इस तरीके से विजिट होता है, पूरी जांच उसकी होती है, उसके बाद ही विजिट की आगे जो प्रोसेसिंग होती है वो की जाती है कि आपको जाना है नहीं जाना है, वेदर का इस समय पर क्या मौजूदा हालात हैं, पूरे तरीके से उस पर भी जांच होनी है। देखिए, कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वीआईपी हो चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोटोकॉल है हर एयरलाइंस का, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, और दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाता है। लेकिन सुभाष जी, इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्योंकि
फ्लाइट उड़ान भरे, फिर चाहे चॉपर हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी प्लेन हो, उड़ान भरे उससे पहले मौसम का फोरकास्ट जरूर देखा जाता है। ये जाना जाता है क्या हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, क्या मौसम हमारा साथ देगी। जब मौसम साथ ना दे और जांच में भी ये चीज अभी बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कम विजिबिलिटी, तो क्या आगामी जांच में ये एक वजह हो सकती है? और अगर मौसम खराब है, पायलट को पता भी है, क्या उसके बाद भी उड़ान भर पाना संभव है? नहीं, देखिए जो टावर है वो क्लियरेंस नहीं देता। कोई भी एयरपोर्ट हो, अगर वेदर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती। उस टाइम पे वेदर क्लियर होगा और ये पूना के पास कोई नॉर्थ इंडिया में जैसे इस टाइम धुंध चल रही है या कोई पहाड़ी हो या कोई हो, ऐसी संभावना भी नहीं है। तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन अगर वेदर की कोई इंसिडेंट हुआ हो तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। कोई भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है उसके 3-4 कारण होते हैं। वेदर जो है वो लास्ट कारण होता है, क्योंकि वेदर ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने अभी अमेरिका में भी देखा कि ऑल ऑफ अ सडन स्नो स्टॉर्म आ गया और काफ़ी प्लेन्स डैमेज हुए और नुकसान हुआ। इसी तरीके से पर ये जो कॉरिडोर है मुंबई से पूना का कॉरिडोर, इसमें वेदर बिल्कुल क्लियर था और अभी जो इंसिडेंट्स भी हैं इसमें वेदर का मुझे संभावना नहीं लगती। इसमें या तो टेक्निकल ग्लिच की है या पायलट एरर है और या कोई और इंसिडेंट है जैसे लैंडिंग गियर ने नहीं खुला या कुछ हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता बिल्कुल, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर पता चलेगा, क्योंकि वेदर को बार बार बोलना, लेकिन इससे पहले जो फोरकास्ट हमने सुना या फिर जो जानकारी हम भी लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, मौसम के साफ होने की बात जरूर सामने आ रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। पंकज, एक दुखद खबर आज सामने आई है अजीत पवार को लेकर के। महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ रहा है, महाराष्ट्र की जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बहुत बड़ी क्षति ये मानी जा रही है पंकज। बिल्कुल सीमा, और अब देखना होगा कि जब जांच होगी, जांच में क्या वाकई जो संकेत मिल पा रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि वेदर की खराबी के चलते ये हादसा हुआ है या फिर कोई टेक्निकली एरर था जिस वजह से कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार का जाना वाकई में एक बड़ी क्षति। बिल्कुल, और अब हालांकि इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।